हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे क्लास 11th चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। लास्ट टाइम हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है एग्जिस्टेंस के लिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक सेल होता है, उससे कम कुछ भी होगा तो उसकी हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मानते। डिस्कवरी के बारे में हमने बात की थी कि फर्स्ट टाइम सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक और उन्होंने डेड सेल ऑब्जर्व किया था। डेड सेल कौन सा था? कॉर्क सेल था। फर्स्ट टाइम लाइव सेल देखा था एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने। उसके बाद हमने 1838 में मैथियस श्लाइडन जो थे, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट सेल के बारे में डिस्कवर किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग सेल से बने होते हैं जो अलग अलग तरह के टिश्यू बनाते हैं। 1839 में थियोडोर श्वान ने, जो कि ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल और प्लांट सेल के बीच में एक डिफरेंस बताया था कि एनिमल सेल की जो लिमिटिंग बाउंड्री होती है वो एक बहुत थिन लेयर होती है और प्लांट सेल की जो लिमिटिंग बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है। और सेल वॉल प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। श्वान ने प्रपोज किया था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। श्लाइडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी इन्होंने बनाई थी और इसका ड्रॉबैक सिर्फ ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि सेल्स अराइज कहाँ से करते हैं। तो जो रुडोल्फ वर्को हैं 1855 में रुडोल्फ वर्को ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था और इन्होंने कहा था ऑमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी कि सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। उसके बाद हमने सेल थ्योरी के दो मेन पोस्टुलेट पढ़े कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल प्रोडक्ट से बने होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल का हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। एनिमल सेल का एनिमल्स में ह्यूमन चीक सेल हमने लिया था, जो बकल कैविटी के अंदर की जो हमारी लेयर है उसका डीलिमिटिंग नेचर हमने पढ़ा था। आउटर मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोलते हैं। उसके अंदर एक डेंसली स्टेन मटेरियल है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और उस न्यूक्लियस के बाहर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर हमने सेल्स को सेल्स की दो डिविजन्स करी थी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मोनेरा किंगडम और मोनेरा किंगडम में भी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। याद है, प्रोटिस्टा दे आर यूकैरियोटिक एंड दे आर यूनिसेलुलर, वेराज फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया दे आर यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। उसके बाद थर्ड में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस एक्चुअली किस चीज़ का होता है? क्रोमोसोम, जो कि कंडेंस्ड फॉर्म होता है और कुछ क्रोमोसोम में डीएनए होता है। डीएनए एक अनकंडेंस्ड फॉर्म है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितनी भी स्पेस है, जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज भी मिल जाती हैं। यही साइटोप्लाज्म होता है जिसमें मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं इनकी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में या यूकैरियोटिक सेल में इन ऑर्गेनेलीज की अपनी मेम्ब्रेन भी हो सकती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज़। लेकिन इनमें से कुछ जो ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती वो होती है राइबोसोम। अब हम आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे कुछ टर्म्स हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जैसे एक सेल होता है। अभी हमने सेल ये लिया है, हमने प्लांट सेल, ओके, बड़ा बेसिक प्लांट सेल लिया है क्योंकि प्लांट सेल में सेल होता है। ये होती है इसकी, ये मान लो ये है सेल वॉल, ओके। अभी ये जो लेयर्स हैं इनको मैं अलग अलग दिखाऊंगी। ये मान लो ये है सेल वॉल और इसके बाद आती है, ये मान लो, ये भी मैंने इनके बीच में स्पेस बनाई है, थोड़ा खुला खुला करके बताया है। ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, ये अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर मैं ऐसे बता देती हूँ, ये वैसे एक दूसरे के साथ जॉइंड होती हैं लेकिन मैंने थोड़ी सी स्पेस बता रखी है इसमें। ये अंदर जो है ये है न्यूक्लियस। इतना क्लियर है? ये बेसिक है प्लांट सेल का फीचर है, प्लांट सेल है उसका स्ट्रक्चर है बेसिक। अब इस सेल में से अगर हम रिमूव कर दें सेल वॉल,
ये जो बाहर जो डार्क ब्लैक में है, इसको अगर ये सेल वॉल है, इसको अगर हम रिमूव कर दें तो जो भी चीज़ बचेगी उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। क्या बचा अभी अंदर? सेल वॉल हमने रिमूव कर दी तो ये बना सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली ये साइटोप्लाज्म तो है ही, और इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर है हमारे पास न्यूक्लियस, और ये आता है हमारा साइटोप्लाज्म, और ये है हमारी ऑर्गेनेलीज। ठीक है। अब जिसके पास सेल वॉल नहीं है, जब हम सेल वॉल रिमूव कर देते हैं तो जो चीज़ बचती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें भी जब हम रिमूव कर देते हैं, क्या अगली लेयर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव कर दी, ये जो थिन लिमिटिंग लेयर है, इसको जब हमने रिमूव कर दिया तो ये जो अंदर बचा, यानी कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये इन सब चीज़ों को एक साथ मिलके क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। यानी कि अब हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाहर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इस चीज़ को बोलते हैं, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेल वॉल रिमूव करी, और सेल वॉल रिमूव करके जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचा उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर में से जब हम सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हटा देते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बचता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें से भी जब हम रिमूव कर देते हैं न्यूक्लियस को, अब ये जो अंदर का न्यूक्लियस है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लिख देती हूँ, तो ये जो पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको जब हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास बचता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? ये जो हमारे पास सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बचा और जो ऑर्गेनेलीज बचा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स और ऑर्गेनेलीज को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब ना सेल वॉल है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियस है, सिर्फ जो सेमी फ्लूइड मटेरियल और उसके अंदर की ऑर्गेनेलीज हैं वो बची हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में से भी जब हम रिमूव कर देते हैं ऑर्गेनेलीज, अब ये ऑर्गेनेलीज भी हमने रिमूव कर दी तो सिर्फ हमारे पास सेमी फ्लूइड चीज़ ही बची, उसको बोलते हैं साइटोसोल। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और ये टर्म्स एज इट इज़ कई एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले हमने एक सेल लिया, प्लांट सेल लिया, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। ठीक है। उसमें जब हमने सेल वॉल को जब हम रिमूव करते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। फिर उसमें से जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बचता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस, इन दोनों को जब रिमूव कर देते हैं तो जो हमारे पास मटेरियल बचता है, यानी कि सेमी फ्लूइड मटेरियल और ऑर्गेनेलीज, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें से भी जब हम ऑर्गेनेलीज को बाहर निकाल देते हैं तो सिर्फ सेमी फ्लूइड मटेरियल बचता है, और इसको बोलते हैं साइटोसोल। आई होप ये समझ में आया होगा। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। अब हम आते हैं सेल के साइज़ पे। सेल साइज़, अब सेल साइज़ में ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, वेरी करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलग अलग तरह के फंक्शन, जैसा फंक्शन उस तरह से वेरी करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का साइज़, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसका साइज़ 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन वहीं एक टिपिकल बैक्टीरिया का जो साइज़ है, अब देखो एनसीईआरटी में बैक्टीरिया का साइज़ दे रखा है 3 to 5 माइक्रोमीटर, और डायग्राम के साथ टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ बोल रखा है 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब ये आपको ध्यान में रखना है।
बैक्टीरिया का 3 to 5, टिपिकल बैक्टीरिया का 1 to 2 माइक्रोमीटर। उसमें एक ये आता है, फिर आता है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था कि ये वो होते हैं जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसके पास सेल वॉल मिल जाती है, हमें अलग अलग कॉम्पोजिशन की होती है भले ही, लेकिन सेल वॉल मिल जाती है। लेकिन ये माइकोप्लाज्मा वो होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। इसका साइज़ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर का क्या मतलब है? माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 0.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर ऐसे, या 1 इंटू 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स। तो माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻6 मीटर। उसके बाद हम आते हैं कि लार्जेस्ट सिंगल सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है हमारे पास ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सिंगल सेल है। अब ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल हमें कौन सा मिलता है? लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन बिल्डिंग ब्लॉक किसका है या बेसिक यूनिट किसका है? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। बहुत लंबे लंबे होते हैं न्यूरॉन्स। अब वहीं अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें, तो इसका साइज़ आता है 7 माइक्रोमीटर। अब ध्यान रहे एनसीईआरटी में दे रखा है 7 माइक्रोमीटर, ये उसका डायामीटर है, यानी कि बाइकनकेव शेप का होता है, ऐसा होता है बाइकनकेव शेप। मतलब आपने ऑप्टिक्स अगर पढ़ी होगी तो उसमें आता है कनकेव लेंस। तो अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो इस तरह से आता है, ठीक है। जिसका जो सेंटर से पतला होता है और साइड से जो थोड़ा सा थिक होता है उसको बोलते हैं कनकेव शेप। तो ये है बाई कनकेव, ये दो तरह से ऐसा है। अब इसकी जो ये वाली जो लेंथ है इसको दे रखा है, इसको डायमीटर बोल रखा है और इसको बोल रखा है ये क्या है? 7 माइक्रोमीटर्स। ह्यूमन आरबीसी की हमने नर्व सेल पढ़ लिया, हमने लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का पढ़ लिया, नर्व सेल न्यूरॉन पढ़ लिया, ह्यूमन आरबीसी का पढ़ लिया, माइकोप्लाज्मा का पढ़ लिया, बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर और टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर का होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल का हम बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में हम बेसिक चीज़ें क्या मिल जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिजम्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो हम ये ले सकते हैं कि किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब इसमें आ जाता है हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आ जाता है हमारा ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं दे आर स्मॉलर, ये इनका जो साइज़ होता है वो यूकैरियोटिक सेल से सेल्स स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है तो ये रैपिडली डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड या रिप्रोड्यूस। जो इनकी डिवीज़न है वही इनकी रिप्रोडक्शन है। ओके, जैसे एक सेल है, वो सेल इस तरह से अब डिवाइड करेगा आगे और फिर उसके बाद 2 सेल्स में चेंज हो जाएगा। तो यही इनकी डिवीज़न है और यही इनकी रिप्रोडक्शन है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इनका साइज़ छोटा होता है देन यूकैरियोटिक सेल, और छोटे साइज़ की वजह से ये बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। जो बैक्टीरिया हमें 4 वैसे तो जितने भी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकी साइज़ और शेप और फंक्शन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इनके इन चीज़ों में। लेकिन बैक्टीरिया में जो हमारी 4 बेसिक फॉर्म्स जो हमें देखने को मिलती हैं, शेप्स जो हमें देखने को मिलती हैं, वो 4 बेसिक शेप्स हैं। कौन सी शेप्स है वो? एक है रॉड शेप, उस रॉड शेप को हम बोलते हैं बैसिलस। उसके बाद आती है स्फेरिकल शेप को बोलते हैं कॉकस।
कॉकस शेप। उसके बाद आती है कॉमा शेप। कॉमा शेप को हम बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो के बाद आता है स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप को बोलते हैं स्पाइरिलियम। कोई भी हमें बैक्टीरिया रॉड शेप का दिखाई देता है तो उसको हम बैसिलस बोल देते हैं। जो स्फेरिकल शेप का दिखाई देता है उसको कॉकस बोल देते हैं। कॉमा शेप का दिखाई देता है उसको विब्रियो बोल देते हैं। स्पाइरल शेप का दिखाई देता है उसको स्पाइरिलियम बोलते हैं। इनके बारे में हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे, और भी ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा और पढ़ेंगे जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के बारे में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं आगे, तो इसमें आता है कि इनके पास मेनली क्या होता है, सेल वॉल। मेनली इनके पास क्या होती है, सेल वॉल, और उसके बाद आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये सबके पास होती है, बट एक्सेप्शन क्या आ जाती है, हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी और वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, डज नॉट हैव सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा के पास। अब आगे हम आते हैं कि प्रोकैरियोट सेल्स की बात कर रहे हैं तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए प्रोकैरियोट्स की डिवीजन में इसको डाला गया है, प्रोकैरियोट्स के डिवीजन में डाला गया है। प्रोकैरियोट्स के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब इसके साथ जो ऑर्गेनेलीज हैं, अगर कोई ऑर्गेनेलीज हमें मिलती हैं तो उनके पास भी नो मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन हमें, ऑर्गेनेलीज के पास कोई मेम्ब्रेन हमें नहीं मिलेगी। अब इनका जो ये सेल होता है, मान लो ये बाहर इसकी सेल वॉल है, ठीक है, ये सेल वॉल है, उसके बाद ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद जो इनका न्यूक्लियस है ना, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे ही नेकेड पड़ा है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इनका क्या है, नेकेड, यानी कि ऐसे ही कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है इसमें और साइटोप्लाज्म के बीच में, कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है बाहर जो हमें अच्छे से बताती है कि भाई इस तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इस तरफ साइटोप्लाज्म है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ऐसी कोई भी लिमिटिंग नेचर न्यूक्लियस का नहीं होता, लिमिटिंग लाइन न्यूक्लियस की ऐसी कोई नहीं होती जिसमें हमें क्लियरली पता चल जाए कि हाँ अब न्यूक्लियस शुरू हो गया है या अब साइटोप्लाज्म ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल इसका नेकेड है, खुला पड़ा है इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये है जेनेटिक डीएनए, ठीक है, इसमें है हमारा जेनेटिक डीएनए। अब जो जेनेटिक डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ प्रोकैरियोट्स नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक डीएनए का मेन काम होता है नॉर्मल फंक्शन करवाना, नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी, अपने सेल की, अपनी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग करवाना, यानी कि जो खाना अंदर आ रहा है उसका उसके केमिकल रिएक्शंस करवाना, उससे चीज़ें बनाना, उससे एनर्जी बनाना या उसमें एनर्जी यूटिलाइज़ करवाना, ये सारे होते हैं नॉर्मल फंक्शन। अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाना, ये आ गए इसके नॉर्मल फंक्शन। इस जेनेटिक डीएनए के अलावा इसके पास एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ऐसे बाहर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हमारे पास डीएनए आता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सिंगल सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। जो जेनेटिक डीएनए है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसका काम होता है नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस करवाना, इंजेक्शन करवाना, फिर एक्सक्रीशन करवाना। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा सिंगल सर्कुलर डीएनए है ये कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर, जिसको मैं, ये यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अब कैसे होते हैं मैं बताती हूँ।
ये जो सिंगल सर्कुलर डीएनए है, इसके अंदर कुछ स्पेशल जीन्स हमें मिलते हैं। वो जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन्स जब खुद को एक्सप्रेस करते हैं तो फिनोटिपिकली एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इसके सेल के बाहर एक और लेयर आ जाएगी, वो लेयर इस सेल को, इस बैक्टीरिया के सेल को प्रोटेक्ट करेगी। मान लो यहाँ एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं इस बैक्टीरिया के सेल को ख़त्म करने के लिए, लेकिन क्योंकि इसके पास वो स्पेशल जीन्स हैं जिन्होंने प्रोटीन्स बना रखे हैं, उन प्रोटीन्स की एक्सप्रेशन से एक लेयर इसके ऊपर ऐसी आ गई है जो उन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर पा रही है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका बहुत ही स्पेशल फीचर है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसका बहुत ही स्पेशल फीचर है जो कि यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर से आता है। और ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर आता है एक्स्ट्रा सिंगल सर्कुलर डीएनए में। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जीन्स होते हैं जो इसमें नहीं होते, क्योंकि इसमें वो जीन्स होते हैं जो एक बेसिक फंक्शन करवाएंगे बॉडी का। लेकिन एक्स्ट्रा सिंगल सर्कुलर डीएनए में कुछ स्पेशल जीन्स होते हैं जो अपने आप को प्रोटीन्स, जो जिनके प्रोटीन्स बनते हैं, और उन प्रोटीन्स के स्पेशल जो एक्सप्रेशन है उससे यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर मिलता है इसको। उससे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाते हैं। एक बहुत ही यूनिक फीचर है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारी इसके पास यूँ कह लो कि पावर्स आ जाती हैं। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस सिंगल सर्कुलर डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्लाज्मिड बायोटेक्नोलॉजी में बहुत यूज़ होता है। हमारी अलग अलग तरह की वैक्सीन्स हैं, उनको बनाने में ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। अलग अलग तरह के क्रॉप्स या डिजीज़ से बचाना या पेस्ट से बचाना क्रॉप्स को, उन सब में ये बायोटेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। और इस बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। उसके बाद अब हमने इसके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, जेनेटिक डीएनए के बारे में पढ़ लिया, और प्लाज्मिड के बारे में पढ़ लिया। अब इसके अलावा इसके अंदर यूकैरियोट्स जैसी कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती। नो, हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। नो ऑर्गेनेलीज लाइक दोज इन यूकैरियोट्स में हमको जैसी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं वैसी प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। उसके अलावा मान लो ये इसका सेल है और बाहर ये सेल है इसका, और ये इसका न्यूक्लियस है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और इसका सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये जो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंशन बनाता है। ऐसे करके एक्सटेंशन बनाता है। यूँ कह लो कि ऐसे करके अंदर को ऐसे ये एक्सटेंशन बनाता है। ये जो एक्सटेंशंस होती हैं इनको बोल देते हैं हम, ये जो एक्सटेंशंस होती हैं इनको हम बोल देते हैं, ये होती है इनफोल्डिंग। ये होते हैं इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन की, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग। प्रोकैरियोट्स में ये अलग अलग चीज़ें आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स। अब ये जो होती हैं इनको हम बोलते हैं मीसोजोम। अब ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स आती हैं जिनको हम बोल देते हैं मीसोजोम। ये प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स की तरह ऑर्गेनेलीज नहीं होती, लेकिन इसके पास अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन बना देती है इस तरह की एक फोल्ड बनाकर, जिसको हम मीसोजोम बोलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमें कुछ ऐसे जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल है वो इस तरह से हमें मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़। ये होती है इंक्लूजन बॉडीज़। ये इंक्लूजन बॉडीज़ कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया अपना जो रिज़र्व फूड मटेरियल है उसको स्टोर करके रखता है। उसके अलावा ये जो एक्सटेंशन है ये एक वेसिकल की फॉर्म में हो सकती है, या ये ऐसे ट्यूब्यूल की फॉर्म में हो सकती है, या लैमिले की फॉर्म में हो सकती है। ओके, अब इसमें एक और आती है, और जो हमें देखने को मिलता है जो एक स्पेशल फीचर है किसका, साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है कि ये जो इनफोल्डिंग है ना,
इस इनफोल्डिंग के ऊपर हमें पिगमेंट्स मिल जाते हैं। अब हमने पिगमेंट्स कहाँ पढ़े हैं? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स क्या करते हैं? सनलाइट जो है उसको ट्रैप करते हैं, फिर उस सनलाइट की जो एनर्जी है उससे ही फूड बनाते हैं। बस अगर यहाँ पर पिगमेंट्स हमें मिले हैं, यानी कि ये पिगमेंट्स भी वही काम करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं और खाना बनाने का काम करते हैं, विच मीन्स ये है पिगमेंट्स। अब ये खुद खाना बना सकता है, यानी कि ये क्या हुआ? ऑटोट्रोफिक। अब देखो बैक्टीरिया भी एक ऐसा है जो ऑटोट्रोफिक भी हो सकता है, और वो है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इसके पास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स। इनको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स के पास पिगमेंट्स होते हैं। इन पिगमेंट्स की वजह से ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका क्या मतलब है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें सभी ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सिलेक्टिवली किसी किसी चीज़ को ही सेल के अंदर एंटर करने देती है। मान लो सेल की ज़रूरत कुछ है और बाहर सामान कुछ और पड़ा है, तो ये उस चीज़ को अंदर नहीं आने देगी। लेकिन सेल की ज़रूरत अगर खाना है और बाहर भी खाना पड़ा है, तो ये उसको अंदर एंटर करने देगी। इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, जो डिपेंड करती है कि सेल की ज़रूरत क्या है। सेल की ज़रूरत के हिसाब से ही ये चीज़ों को एंटर करवाती है, और सेल की ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ों को एग्ज़िट भी करवाती है। अब जो बैक्टीरिया सेल है वो दो तरह का होता है। बैक्टीरिया सेल की जो हम वॉल है, पहले हम वो पढ़ते हैं। बैक्टीरिया सेल की जो वॉल है वो एक्चुअली एक एनवेलप की तरह है, सेल एनवेलप। बैक्टीरिया के जो सेल वॉल नहीं बोलते हैं, बैक्टीरिया की जो आउटर लाइन है, आउटर लिमिटिंग लाइन बोल सकते हैं, या आउटर लाइन है जो बैक्टीरिया की, वो क्या है? सेल एनवेलप। अब सेल एनवेलप क्या चीज़ है? हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा। अब सेल एनवेलप क्या चीज़ है? सेल एनवेलप होता है एक टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है। टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है किसका? सबसे अंदर मान लो ये सेल है ना, ये न्यूक्लियस है, ओके। तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर हमें मिल जाएगा सेल वॉल, और इसके बाहर हमें एक और लेयर मिल जाती है, एक और लेयर मिल जाती है। अब वो लेयर लूज भी हो सकती है या टाइट भी हो, या हार्ड या टाइट, कुछ भी कह लो, हार्ड या टाइट भी हो सकती है। एक और लेयर हमें मिल जाती है। अब ये तीनों, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों लेयर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों मिलके बनाती हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, ये तीनों बहुत टाइटली बाउंड होती है, बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये लूज शीट की तरह भी हो सकती है, ओके। लूज शीट जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो लूज शीट की तरह भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। या फिर ये थिक एंड टफ भी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, एक कैप्सूल की तरह, ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग है, सबसे हमने सेल एनवेलप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेल एनवेलप एक टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है, 3 लेयर का साइड टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है। कौन सी 3 लेयर्स हैं वो? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो लूज शीट की तरह हो सकता है, यानी कि स्लाइम लेयर की तरह हो सकता है, और ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो थिक और टफ भी हो सकता है। अगर थिक और टफ है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। अब अब ये जो सेल एनवेलप है, इस सेल एनवेलप के बेस पे बैक्टीरिया सेल्स दो तरह से डिवाइडेड हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव
बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव क्या है? ग्राम नेगेटिव एक स्टेन है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो किसी भी सेल को देखते हैं, तो उसको हम स्टेन करते हैं, उसको हम स्टेन करते हैं, जिससे कि जो उसके अंदर का जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो उस सेल के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, वो उस स्टेन को अलग अलग लेवल पर अब्जॉर्ब करती है, जिससे वो अलग अलग कलर से हमें दिखाई देते हैं। वही स्टेन है ये ग्राम पॉजिटिव। अब जो बैक्टीरिया, अब ये मान लो ये 3 लेयर का ये सेल एनवेलप है, ठीक है, 3 लेयर का ये सेल एनवेलप है। जो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया सेल लिया हमने, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि उसका ये सेल एनवेलप डार्क कलर का हमें दिखना शुरू हो जाता है, तो हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि इसने ग्राम पॉजिटिव जो जो ग्राम स्टेन है उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वहीं जो ग्राम स्टेन को नहीं ले पाते, जो ग्राम स्टेन को नहीं ले पाते, उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद ये 2 तरह से आगे सेल एनवेलप बैक्टीरिया, 2 तरह के, ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपनी सेल एनवेलप में ले सकते हैं, उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नहीं ले पाते उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बारे में हम दोबारा पढ़ेंगे किसमें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लास में जब हम मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने मीज़ोसोम्स, हमने पीछे मीज़ोसोम्स के बारे में पढ़ा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं, जो वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेले की फॉर्म में आते हैं। उसके बाद जो मीज़ोसोम जो हमने पढ़ा कि ये सेल वॉल की इस तरह की एक्सटेंशन हो सकती है, इस तरह की वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेले। ये वेसिकल ऐसे सैक की तरह, एक छोटे वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमेले की तरह जो हमें मिल सकते हैं, ये होते हैं मीज़ोसोम, जो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है कि एक तो सेल वॉल बनाने में ये हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे ये अंदर को आते जाएंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, और डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन तभी होगा जब इस सेल को डिवाइड करना होगा, ताकि वो जो डीएनए अब जो दो डीएनए बन गया है, ओके, जैसे ये डीएनए है इसका, अब इसका रेप्लिकेशन मतलब 2 तरह के डीएनए इसने, 2 कॉपीज़ बना दी हैं इसने डीएनए की। अब ये कॉपीज़ आगे सेल्स में डिवाइड होंगी, तभी तो ये रेप्लिकेट किया ना। तो इस डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना भी डॉटर सेल्स में, इसका वो काम भी मीज़ोसोम का ही होता है। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, और उसके अलावा इसके पास सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर को एक्सटेंशन हो जाएगी, यानी कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बनाना पड़ा अंदर को एक्सटेंड करने के लिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन भी हो जाती है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जब पिगमेंट्स आ जाते हैं तो इसको हम क्रोमेटोफोर्स बोल देते हैं, जो हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ लिया क्रोमेटोफोर्स के बारे में। उसके अलावा जो ये सेल्स होते हैं, ये मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल मतलब जो मोटाइल का मतलब होता है जिनके अंदर मोटिलिटी होती है, जो खुद चल सकते हैं, और नॉन मोटाइल का मतलब जो एक जगह ही टिके रहें, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है चलने को। अब मोटाइल के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला स्ट्रक्चर होता है इनका, जो कि सेल वॉल जो है, सेल वॉल की एक्सटेंशन है फ्लैजेला। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। अब इसको मैं अगर ऊपर से बताऊं तो जैसे ये है, इसके अंदर जो ये है ना, इसको बोलते हैं बेसल बॉडी, जो थोड़ा अंदर को होता है। और ये मान लो ये पूरी की पूरी हमारे पास सेल वॉल है, ओके। ये इस तरह से ये होती है हुक, इस हुक पर अटैच्ड होता है इसका ऐसे करके फ्लैजेला।
ओके, ये इसका फ्लैजेला है जो ऐसे मूव करता है और इससे सेल चलता है। ये बेसल बॉडी एक मोटर की तरह होती है। ये मोटर ऐसे गोल गोल करके इस फिलामेंट को घुमाती है और ये फिलामेंट के घूमने से सराउंडिंग इन्वायरमेंट घूमता है और इसकी मूवमेंट होती है। तो ये आ जाता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। और ये जो सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड है ये है हुक, और ये आता है फिलामेंट। फिलामेंट थिन एक्सटेंशन है किसकी? सेल वॉल की एक्सटेंशन है। उसके अलावा जो हमारे पास जो सरफेस की जो एक्सटेंशन है, और सरफेस एक्सटेंशन में सरफेस एक्सटेंशन में और कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? पिलाई और फिम्ब्रेई भी आ जाते हैं। पिलाई और फिम्ब्रेई, FIMBRIAE, पिलाई और फिम्ब्रेई। अब पिलाई क्या होते हैं? जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके ऊपर ट्यूबुलर एक्सटेंशन, जो इसकी बाहर की लेयर है उसकी ट्यूबुलर एक्सटेंशन या सेल वॉल की ट्यूबुलर एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं पिलाई। अब पिलाई जो है स्पेशल प्रोटीन से बना होता है जिसको हम बोलते हैं पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन से बना होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल प्रोटीन से बना है जिसको बोलते हैं पिलिन प्रोटीन। अब जैसे पहले हमारे सिलेबस में था कि जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है बैक्टीरिया को, ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसमें ये, जिसको बोलते हैं सेक्स पिलाई। जैसे किसी बैक्टीरिया में सेक्स पिलाई होते हैं जिससे ये अपने डीएनए का ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बैक्टीरिया में, इन पिलाई को उसके साथ अटैच करके। तो उसके लिए पिलाइज काम आते हैं। अब फिम्ब्रेई कैसे काम आते हैं? फिम्ब्रेई होते हैं ब्रिसल की तरह, जैसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल, जैसे हमारे टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, ये होते हैं इस तरह के होते हैं फिम्ब्रेई, RIAE, फिम्ब्रेई, ब्रिसल लाइक। और इनका मेन फंक्शन होता है किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट या होस्ट टिश्यू के साथ, ठीक है। होस्ट का ये टिश्यू है और इसे न्यूट्रिएंट चाहिए तो इसके साथ पहले अटैच भी तो करना पड़ेगा। अटैचमेंट के लिए ये फिम्ब्रेई काम आते हैं। या फिर रॉक्स के साथ, अब सबस्ट्रेट और क्या हो सकता है? रॉक्स हो सकते हैं स्ट्रीम्स में, रॉक्स इन स्ट्रीम्स, कि कहीं बैक्टीरिया बहता ही ना चला जाए। रॉक्स में जो हम स्ट्रीम्स में जो रॉक्स मिलते हैं उसके ऊपर टिका हुआ हो, ये फिम्ब्रेई की वजह से टिका हुआ होता है। तो हमारे पास सरफेस स्ट्रक्चर्स में हमने फिलामेंट के बारे में पढ़ा जो मोटिलिटी में हेल्प करता है। इसको वैसे इस स्ट्रक्चर को फिलामेंट बोलते हैं, लेकिन जनरली हम इस कंप्लीट को फिलामेंट भी बोल देते हैं। इस फिलामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिलामेंट जो मेन मोटिलिटी करता है, बेसल बॉडी एक मोटर की तरह काम करता है इसको घुमाने का, और हुक जो है वो सेल वॉल के साथ इसको अटैच करके रखती है। उसके अलावा पिलाई और फिम्ब्रेई भी सरफेस एक्सटेंशन होते हैं। पिलाई जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया, एक एग्जाम्पल है उसका कि सेक्स पिलाई भी होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, पिलिन प्रोटीन, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इन सेक्स पिलाई की हेल्प से ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ ज्वाइन करते हैं और अपने डीएनए को ये दूसरे के बैक्टीरिया में ये ट्रांसफ़र कर पाते हैं। उसके बाद आता है फिम्ब्रेई जो ब्रिसल लाइक होते हैं, यानी कि टूथब्रश की तरह होते हैं। ये अटैचमेंट सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, होस्ट का टिश्यू भी हो सकता है जैसे न्यूट्रिएंट चाहिए। और स्ट्रीम्स में रॉक्स जो हमें मिलते हैं, स्ट्रीम्स यानी कि नदी, पानी, उसमें जो रॉक्स होते हैं उसके साथ अटैचमेंट के लिए भी हमें ये हेल्प करता है। अब हम देखेंगे मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था, मेम्ब्रेन्स किसकी होती हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनके पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो सबसे पहले आता है नो मेम्ब्रेन, जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती? वो है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसी मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अब एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती वो है राइबोसोम। और राइबोसोम हमें सब में मिलता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया। अब एक है सेंट्रियोल जो है वो हमें एनिमल सेल में मिलता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। उसके बाद जो न्यूक्लियोलस होता है, ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है,
ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंसली स्टेन्ड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस न्यूक्लियोलस की भी कोई बाउंड्री नहीं होती। ओके, और ये भी हमें प्लांट सेल में मिल जाएगा, एनिमल सेल में मिल जाएगा। उसके बाद वो ऑर्गेनेलीज जिनके पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है। वो ऑर्गेनेलीज जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, जिसमें आता है वैक्यूल, जिसमें आता है पेरोक्सिसोम, लाइजोजोम। ये अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलीज है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, अब यूकैरियोटिक फ्लैजेला एंड सीलिया भी मोटिलिटी में ही हेल्प करता है हमको। उसके बाद आ जाती हैं कुछ माइक्रो बॉडीज़ जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब वो ऑर्गेनेलीज जिनके पास डबल मेम्ब्रेन आ जाती है, डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं? एक है न्यूक्लियस, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है प्लास्टिड हमें किस में मिलते हैं? प्लांट्स में। और एक हमारा आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। कभी कभी हम इसको ट्रिपल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। कैसे बोलते हैं मैं आगे जब हम क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगी। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, अलग अलग बैक्टीरिया की शेप्स पढ़ी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, जेनेटिक मटेरियल, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा, मीसोसोम्स के बारे में पढ़ा, क्रोमैटोफोर्स के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है इस बारे में पढ़ा, सेल एनवेलप के बारे में पढ़ा जो टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से बनता है। यह सेल एनवेलप ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट है तो स्लाइम लेयर है, थिक एंड टफ है तो कैप्सूल है। उसके अलावा सेल एनवेलप की वजह से दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं। एक वो जो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। जो ग्राम स्टेन को नहीं ले पाते उनको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। मीसोसोम सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जो अलग अलग तरह की शेप्स बनाता है। कौन सी शेप्स हैं वो? जैसे वेसिकल हो गया और ट्यूबुले हो गया, लैमिले हो गया। इसके फंक्शन होते हैं सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए रेप्लिकेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना उसका, रेस्पिरेशन करना, सिक्रीशन करना एंजाइम्स का, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। उसके अलावा हमने मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ा। नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज़ के बारे में पढ़ा। नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज़ जो मोटिलिटी नहीं कर सकते, जो इधर उधर नहीं जा सकते, जिनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है मूवमेंट करने के लिए। मोटाइल वो है जो अपनी मूवमेंट कर सकते हैं और उसके लिए उनके पास सेल वॉल की एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं फ्लैजेला। इस फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट बाहर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, हुक जो जिससे ये अटैच होता है बेसल बॉडी के साथ। बेसल बॉडी एक मोटर की तरह काम करता है जिसको ऐसे तेज़ घुमाता है और ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मूव कर पाता है। इसके अलावा सरफेस एक्सटेंशन 2 और होते हैं, पेलाई और फिम्ब्री। कुछ पेलाई जो होते हैं वो अपने आप को दूसरे बैक्टीरिया के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और उससे अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इन पेलाइज को बोलते हैं सेक्स पेलाई। पेलाइज एक स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं जिनको बोलते हैं पिलिन प्रोटीन्स। उसके अलावा एक और जो सेल एक्सटेंशन है वो है फिम्ब्री, जो ब्रिसल शेप के होते हैं, जो सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। होस्ट टिश्यूज़, अब सबस्ट्रेट होस्ट टिश्यू भी हो सकता है और रॉक्स हो सकते हैं इन स्ट्रेन्स। अब कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनकी मेम्ब्रेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो ऑर्गेनेलीज जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता वो राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियस हैं। जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है वो वैक्यूल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोटिका, फ्लैजेला और सीलिया और माइक्रोबॉडीज़ हैं। डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज भी हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट कभी कभी हम उसको 3 मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब ये डबल मेम्ब्रेन कैसे हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन कैसे हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कीप स्टडिंग। थैंक यू।